हैं हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक लास्ट सम बच गया है, क्वेश्चन नंबर 85। नाउ इन एन एपी if there are 2n plus 1 terms, so we have an AP which has 2n plus 1 terms। अच्छा, अब अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये 3 आता है 2n plus 1 का वैल्यू। फिर n का वैल्यू अगर आप 2 पुट अप करते हो तो 2n plus 1 का वैल्यू 5, n का वैल्यू 3 पुट अप करते हो तो 2n plus 1 का वैल्यू 7 आता है। तो एपी में कितने टर्म्स है? या तो 3 टर्म्स है उसमें, या तो 5 टर्म्स है, या तो 7 टर्म्स है। मतलब उस एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो सपोज करो कि उसमें 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है। सपोज करते हैं कि उसमें 7 टर्म्स है। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, दिस इज टर्म नंबर 3, 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म नंबर 7। अब उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट द रेशियो सम ऑफ ऑड टर्म्स, यहाँ पे ऑड टर्म्स कौन से हुए? T1, T3, T5 एंड T7, ये ऑड टर्म्स हुए। उसका रेशियो सम ऑफ इवन टर्म्स, यहाँ पे इवन टर्म्स है T2, T4, T6, इनका रेशियो होगा n+1/n। ये होगा। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू कितनी ली हुई है? n की वैल्यू हमने 3 ली हुई है ना, तब जाके 2n + 1 7 टर्म्स बने। तो हमारे केस में n की वैल्यू 3 है, सो 3 + 1/3 मतलब 4/3। ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? माइक्रो लेवल पे जाके इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। फिर प्रॉपर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। नाउ सी दिस सीक्वेंस T1, T3, T5, T7, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। यहाँ पे ये जो 4 टर्म्स है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका पहला टर्म क्या है? T1 मतलब A। और बता सकते हो ये कॉमन डिफरेंस क्या है इनका? T1, T3, T5, T7। इन टर्म्स को अगर आप अलग कर देते हो, A+2D, A+4D एंड A+6D, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? कितना है? देखो यहाँ पे इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, सो इट इज 2D, करेक्ट। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 2D के बराबर। और यहाँ पे कितने टर्म्स ऐड किए जा रहे? 1, 2, 3, 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP, कि जिसका पहला टर्म A है, फर्स्ट टर्म इज A। फाइन। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, और कॉमन डिफरेंस 2D है, और उसके 4 टर्म्स है। देखो यहाँ पे ऊपर 4 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इट इज n/2। 4 टर्म्स है ना, तो n/2, फिर 2A प्लस n-1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस 2D है इसका, डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, T2, T4, T6। T2 को लिखते हैं, T2 है A+D, T4 A+3D एंड T6 दैट इज A+5D। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका पहला टर्म ये है, इसका भी कॉमन डिफरेंस, सो दिस इज इट्स फर्स्ट टर्म, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2D के बराबर।
और कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 3 टर्म्स बने, 1 2 3। तो इधर भी अगर आप सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP लगा दोगे, सो इट इज 3/2 2A प्लस 3 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 2D है। तो कितना आएगा ये 4/3 इंटू ये डिवीजन में 2, ये डिवीजन में 2 कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट 2A प्लस, अब इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर दो, 8D - 2D डिवाइडेड बाय, अच्छा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 4 - 1 इज 3, 3 × 2 इज 6, 60, और यहाँ पे आएगा 2A प्लस 4D। इवन टर्म्स, ऑड टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय इवन टर्म्स का सम, दैट रेशियो इज n+1/n, ये प्रूफ करना है, n+1/n, T2 T4 T6। पहला टर्म A+D है, गलती हो गई यहाँ पे पहला टर्म है A+D, टू टाइम्स फर्स्ट टर्म, इवन टर्म्स का फर्स्ट टर्म A+D है, ये रहा देखो, फर्स्ट टर्म A+D है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डिनोमिनेटर रॉन्ग है यहाँ पे, डिनोमिनेटर कैलकुलेट करते हैं, इट इज 2A प्लस 2D प्लस 4D, सो दैट इज 4/3, 2A प्लस 60, 2A प्लस 60, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, दिस इज 4/3। यही हमको प्रूव करना था, ये देखो 4/3। तो इसको फॉर्मली कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। सपोज वी हैव AP A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D एंड सो ऑन। इसका nth टर्म होगा A प्लस, हाँ n का वैल्यू जो भी है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2n + 1, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू D, सो ये इसका लास्ट का टर्म होगा, एंड दिस इज A प्लस 2n इंटू D। तो ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेप ये क्लियर हुआ। बताओ फीडबैक। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, एक और काम करते हैं, सिंपल सा एक काम करते हैं। देखो आपको इस सम को फिर से समझाने के लिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि ना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म 1 है, फिर कॉमन डिफरेंस मान लो इसकी 3 है, तो इसकी कॉमन डिफरेंस मान लो 3 है, तो अगला टर्म होगा 4, फिर अगला टर्म होगा 7, उसके बाद 10, 13, 17 नहीं 16 आएगा, 3 हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 16, 19, कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया है, n का वैल्यू 3 लिया, 2n + 1 कितना आएगा 7, तो हमने 7 टर्म्स लिए हैं, 7 टर्म्स ऑफ AP, दिस वी हैव टेकन। तो ये क्लियर हुआ। बताओ नंबर्स में हम लोग जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेप। तो आप ना क्या करो, ये टर्म नंबर 1 है, फिर टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 5 एंड टर्म नंबर 7, इनको अलग कर देंगे, तो 1 7 13 19 ये अलग कर दिया हमने। फिर ये जो ऑड इवन नंबर के टर्म्स है, ये टर्म नंबर 2, फिर टर्म नंबर 4, फिर टर्म नंबर 6, इनको अलग कर देंगे, 4 10 16। तो
n का वैल्यू अगर आपने 3 लिया तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिखेंगे, n का वैल्यू आपने 3 लिया है तो यहाँ पे 4 टर्म्स दिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, टोटल यहाँ पे 7 टर्म्स थे, 7 टर्म्स थे। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होगा, ये जो n का वैल्यू है उतने टर्म्स यहाँ पे दिखेंगे, n+1 करोगे तो उतने टर्म्स यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। सी यहाँ पे जो ओरिजिनल एपी है, ये जो पहली एपी है बेसिक वाली, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना था 3। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना है, डबल हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6 के बराबर है, और यहाँ पे भी अगर आप कॉमन डिफरेंस देखोगे वो 6 के बराबर है, वो डबल हो जाएगा, 3 का डबल हो जाएगा। अब उन्होंने वही बोला है कि आप ये जो ऑड टर्म्स को आपने अलग किया उनको सम करो और डिवाइड करो इवन टर्म्स को, इवन नंबर के टर्म्स को। ये रेशो देखो कितना आता है, आप लोग करो परफॉर्म, देखो कितना आता है ये। सी 1 + 19 इज 20 ओवर हियर, 7 + 13 that is 20 again, divided by 16 + 4 is 20, 20 + 10 is 30। कितना ये 40/30, कितना आ रहा है 4/3। अब क्लियर हुआ, ये मैकेनिज्म क्लियर हुई। ओके तो यही हमको करना है। बस क्या है कि अब हम लोग सिंबल्स में जाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होते जाता है ये समझने वाइज। तो हम लोग ना फिर क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सी 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 एंड 25। अब कितने टर्म्स लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हमने लिए हैं। तो हमने n का वैल्यू कितना रखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो n का वैल्यू हमने 4 रखा है। ठीक है, तब जाके 2n + 1 9 आएगा। 9 टर्म्स हमने ले लिए। अब इसको अलग करेंगे, जो भी ऑड इंडेक्स पे आता है उसको एक तरफ कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 7 13 19 25। अब इवन इंडेक्स वाले अलग कर देंगे, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 4 है, ये टर्म नंबर 6 है, ये टर्म नंबर 8 है, इसको अलग कर देंगे 4 10 16 22। अब देखो n 4 था तो यहाँ पे 4 टर्म्स आ गए, यहाँ पे 4 + 1 मतलब 5 टर्म्स आ गए। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ, क्योंकि अब जैसे ही हम लोग फॉर्मल प्रूफ में जाएंगे थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी आपको, तो ये क्लियर होना चाहिए जो नंबर्स में हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं। n का वैल्यू जितना लोगे उतने आपको इवन के ग्रुप में टर्म्स मिलेंगे, और n+1 आपको ऑड के ग्रुप में टर्म्स मिल जाएंगे। ये ऑड वाला ग्रुप है, ऑड नंबर के टर्म्स है ये। ठीक है, अब आप क्या करो, ऑड नंबर का जो ग्रुप बना उसको सम करो, तो 1 + 7 + 13 + 19 + 25, और इवन वाला जो ग्रुप है उसको ऐड करो, तो 4 + 10 + 16 + 22 करो। देखो इसको कैलकुलेट, इजी वाले टर्म्स क्लब करो। 19 + 1 is 20, 7 + 13 is 20 अगेन, एंड यहाँ पे है 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 16 + 4 is 20, 20 + 22 is 42, 42 + 10 is 52। इफेक्टिवली ये कितना आएगा, 40 + 25, सॉरी हाँ 40 + 25 65/52। ये यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है ना, यहाँ पे कहाँ गड़बड़ कर दी, 1 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स लिए हैं, n का वैल्यू 4, ये 9, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 6, यहाँ पे भी 6 है,
ये भी ठीक है। 1 7 13 19 25 65 दिस इज करेक्ट। यहाँ पे आएगा 4 10 16। हाँ करेक्ट। हमने यहाँ पे n की वैल्यू 4 ली है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, n प्लस 1/n आना चाहिए, 4 प्लस 1/4 आना चाहिए, सो दैट इज 5/4। 5/4 आंसर आना चाहिए यहाँ पे। 13 से डिविजिबल है ना, 13 5 जा 65, 13 4 जा 52, करेक्ट है। क्लियर हुआ अब सम ये? 5/4 आंसर है इसका, 5/4। n प्लस 1/n भी करते हो तो 5/4 आता है। तो फॉर्मल प्रूफ पे जाते हैं। फॉर्मल प्रूफ देखो कैसा लिखेंगे हम लोग। पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। हमने n का कुछ वैल्यू लिया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे, 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे। तो इसका जो लास्ट का टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस जितने टर्म्स है उसमें से -1 इंटू डी। तो जो अरिथमेटिक ये लास्ट वाला जो टर्म है ये कैसा दिखेगा, a प्लस 2n इंटू डी। जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया, ये ऐसे टर्म्स थे, ये लास्ट वाला टर्म था, ये नाइन्थ टर्म है, ये ऑड इंडेक्स वाला टर्म होता है हमेशा। यहाँ पे देखो ये 7th टर्म था, ये लास्ट वाला हमेशा 7th 9th ऑड इंडेक्स वाला टर्म है। सो दिस इज ऑड इंडेक्स टर्म। यहां तक चीजें क्लियर है? यहाँ पे हम लोग दो ग्रुप्स करेंगे, ऑड इंडेक्स वाले टर्म्स और इवन इंडेक्स वाले टर्म्स। ऑड इंडेक्स में क्या क्या आएगा, a आएगा, फिर a प्लस 2d आएगा, फिर a प्लस 4d आएगा एंड सो ऑन। इवन इंडेक्स में कौन से टर्म्स आएंगे, इवन इंडेक्स में a वाला टर्म आएगा, a प्लस d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 5d एंड सो ऑन। तो जैसे कि हमने देखा इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें n टर्म्स होंगे, और इसमें कितने टर्म्स होंगे, n प्लस 1 टर्म्स होंगे। तो ये सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ, ऑड और इवन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऑड वाले टर्म्स यहाँ पे, ऑड इंडेक्स वाले, इवन इंडेक्स वाले टर्म्स यहाँ पे, उनका स्टार्टिंग का टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का, और कितने टर्म्स है रिस्पेक्टिवली इन ईच ग्रुप। ओके, नाउ इन सबको ऐड करेंगे, ये जो ऑड इंडेक्स वाले जितने भी टर्म है इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स है ना, तो सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1 टर्म्स ऑफ AP अप्लाई करेंगे, तो वो होगा n प्लस 1/2 इंटू 2a, पहला टर्म इसका a है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू d। तो ये ऑड इंडेक्स वाले जो टर्म्स है उनका सम है, डिवाइडेड बाय इवन इंडेक्स वाले टर्म्स। इवन इंडेक्स वाले में n टर्म्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म a प्लस डी है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, ऐसा आ जाएगा। दिस इज सम ऑफ इवन इंडेक्स टर्म्स, इवन इंडेक्स टर्म्स। अब देखो कैंसिलेशंस होंगे यहाँ पे, n ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, विल गेट n प्लस 1/n इंटू 2a प्लस nd डिवाइडेड बाय, इसको भी एक्सपांड करेंगे, 2a प्लस 2d प्लस nd माइनस d। सो यहाँ पे, अरे गलती हो गई, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस 2d है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2d है, तो यहाँ पे 2d आएगा, यहाँ पे ऊपर भी 2d आएगा, ऑड वाले इंडेक्स का भी कॉमन डिफरेंस 2d है, एंड इसका भी कॉमन डिफरेंस 2d है।
ऐसा आएगा। फाइन, तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इसके कैलकुलेशंस कितने आएंगे, कितना आएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/n, ऊपर आएगा 2a प्लस 2nd डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2d प्लस 2nd माइनस 2d प्लस 2d माइनस 2d विल कैंसिल आउट। यहाँ पे ऊपर का टर्म देखो 2a प्लस 2nd, नीचे का टर्म देखो 2a प्लस 2nd, दिस एंटायर फैक्टर विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट n प्लस 1/n। अब समझ में आया इसका डेरिवेशन। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ फॉर्मल प्रूफ इसका? ठीक है, अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वो चैप्टर निकालो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पेज 458। और अपना जो 3 मार्क क्वेश्चंस है वो दिया हुआ है पेज 488 पे। ठीक है, तो पहला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। रीड करो आप। In question number 59 it is given a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm, its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. ठीक है, तो ऐसा कुछ एक हमको डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। दोनों एंड से हेमिस्फीयर को जो है स्कूप आउट किया गया है, तो ये पूरा खाली स्पेस है ऊपर। ठीक है, सिर्फ फिल्ड स्पेस ये वाला है, ये सॉलिड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसके डायमेंशंस लिखते हैं, इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर है उसका जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो पहले तो यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, अभी हम लोग क्या करेंगे इनिशियली ना, सब कैलकुलेशन पार्ट बाद में करेंगे, सब का सब जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है फॉर्मुलेशन वो लिख देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच, ये आ जाएगा। तो हमने इसका जो सर्कुलर एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो कवर कर दिया। अब और इसमें क्या दिखेगा, इसमें ये वाला पार्ट जो है, ये जो सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर नहीं है क्या है, हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर की भी तो सरफेस एरिया होगी, पूरा खाली तो है बट इसका सरफेस एरिया तो होगा ना अंदर का। मान लो इसमें अगर आप पानी भर दिए तो इसमें पानी भर जाएगा, तो पानी कुछ सरफेस एरिया को टच करेगा। व्हाट इज दैट सरफेस एरिया ओवर हियर, सो हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया, और वो कितनी होती है, 2/3, नहीं यहाँ पे इसकी हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस एरिया होगी 2 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस है 3.5 उसका स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे होगी नीचे, नीचे भी तो इसका पूरा का पूरा सरफेस है जो हॉलो है, बट सरफेस एरिया अगर आप निकालने जाओगे टोटल तो उसमें ये भी आएगी, तो नीचे का भी सरफेस हेमिस्फीयर है,
So both hemisphere surface area combined is plus 2 pi 3.5 स्क्वायर. सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 पाई 3.5 स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया कितनी आएगी? आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो इन दोनों को ऐड करते हैं. इट इज 2 पाई 3.5 इंटू 10 प्लस 2 पाई 3.5 इंटू स्क्वायर. तो मैंने ये पूरा टर्म लिख दिया और फिर आगे 2 है तो इंटू 2 लिख दिया. तो ये इसका आंसर आएगा. यहाँ पे 2 पाई 3.5 ये कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे 10 आएगा. यहाँ पे 3.5 इंटू 2 आ जाएगा. सो दैट इज नाउ 3.5 इंटू 2 7. पाई इज 22/7. यहाँ पे आएगा 10 प्लस 3.5 इंटू 2 इज 7. यहाँ पे 3.5 इंटू 2 इज 7. So 7 will cancel out and you'll get 22 into 17. अब यूनिट्स क्या दिए हुए हैं? सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आप मल्टीप्लाई कर देना एग्जाम में जाके. यहाँ तक क्लियर हुई चीजें? पहला सम क्लियर हुआ? सेकेंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59 हो गया. अभी 60. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of glass. If the height of the glass was 10 cm and the apparent and actual capacity of the glass, find the apparent and actual capacity of the glass. Okay. Fine. तो इसका डायग्राम ऐसा दिखेगा. 2 डायग्राम्स इधर हम लोग बना देते हैं. तो जो जूस सेलर है उसने बताया कि मैं जो ग्लास में जूस सर्व कर रहा हूँ वो ऐसा है, बट एक्चुअली उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया है हेमिस्फीयर का, ताकि उसका जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जूस लगे वो कम हो. ठीक है. एंड इसके डायमेंशंस लिखते हैं. द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास was 5 cm. तो डायमीटर 5 cm दिया हुआ है. दिस डायमीटर इज 5 cm. एंड हाइट इज 10 cm. तो ये इसकी एक्चुअल नहीं, ये इसकी अपेरेंट, ये वाला जो केस है ये आपको अपेरेंट कैपेसिटी देगा, और ये वाला जो डायग्राम है ये आपको एक्चुअल में उस ग्लास की कैपेसिटी कितनी है वो देगा, एक्चुअल कैपेसिटी. तो एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पे कम है क्योंकि जूस जो है वो सिर्फ इतना ही भरा जाएगा यहाँ पे. अपेरेंट क्या है? अपेरेंट मतलब पूरा का पूरा ये जो है जूस से भरा हुआ दिखेगा नीचे तक. तो ये वाला जो है लैग है इतनी कैपेसिटी का, इतना कैपेसिटी का जूस जो है उसका बच गया. एनीवेज हमको यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है. इसकी कैपेसिटी निकालनी है. सो अपेरेंट कैपेसिटी कितनी होगी? वॉल्यूम निकालना है इसका. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच. और इस केस की कैपेसिटी कितनी होगी? टोटल कैपेसिटी निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच पूरे सिलेंडर की, और फिर माइनस करेंगे ये हेमिस्फीयर की कैपेसिटी. ये जो हेमिस्फीयरिकल पार्ट है इसकी कैपेसिटी कितनी है? हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब ये है. तो दोनों चीजें हमको अलग अलग कैलकुलेट करनी है. अभी पाई का वैल्यू 3.14 दिया है. सो 3.14 इंटू 25/4 इंटू 10.
ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे पाई 5/2 द होल स्क्वायर, ये कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, एंड यहाँ पे -2/3 इंटू 5/2, ये टर्म्स बच जाएंगे। सो विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू 25/4 इंटू, यहाँ पे अगेन 2 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप 5 कॉमन निकालो, ये वाला जो 5 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1/3। ये नंबर्स हमको कैलकुलेट करने होंगे और फिर ये नंबर्स भी कैलकुलेट करने होंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 25 4 ज़ा 100 4, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 5, फाइन। तो एक काम आपको करना होगा, यहाँ पे तो 1.57 आ जाएगा, इंटू 25/2 आ जाएगा, इंटू 10 विच इज़ 1.57 इंटू 25 इंटू 5। तो आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, और ये सेम टर्म आपको यहाँ पे भी दिखने वाला है। ये देखो यहाँ पे ऐसे कुछ टर्म्स है यहाँ पे, ये तो आपने पूरा का पूरा ये टर्म मल्टीप्लाई किया, और यही आंसर आपको यहाँ पे भी रखने में काम आएगा। यहाँ पे वो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। यहाँ पे आपको ये आंसर रखना होगा, बस 10 का फर्क है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, बट सेम आंसर यहाँ पे रख के 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 1 इज 5, तो 5 इंटू 5/3, दोनों अलग अलग आंसर्स आपको निकालने हैं यहाँ पे। खैर ये अभी इसमें टाइम नहीं हम लोग जाने देते, एग्जाम में भी यही करना, कैलकुलेशन पार्ट यहाँ तक लाके रख देना, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स यहाँ तक आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक एंड यहाँ तक लाके। लास्ट का जो 1 मार्क है वो आपका कैलकुलेशन के लिए होता है। बस फिर क्या होगा कि मान लो 15-20 मिनट्स एंड में बच गए, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन आप मार्क करके रखना, वहाँ पे आना और उनको सॉल्व करके बाद में रख देना। और ऐसे हार्डली 1-2 सम्स होंगे, तो 5 मिनट में आपके ये कैलकुलेशंस खत्म हो जाएंगे। बट तब मत करना जब एक्चुअल सम कर रहे हो, वहाँ उसको वहाँ यहाँ तक छोड़ के बाकी पूरा पेपर कंप्लीट कर देना। ये कैलकुलेशंस के लिए इतने मार्क्स नहीं होते, 1 मार्क होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 61। A heap of rice is in the form of cone of base diameter 24 मीटर। तो एक कोन हमको ड्रॉ करना है। बेस डायमीटर इज 24 मीटर। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है हाइट इज 3.5 मीटर, हाइट इज 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, हाउ मच कैनवास एज क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। इसका वॉल्यूम पहले निकालना है। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, और फिर कैनवास कितना रिक्वायर्ड है। कैनवास रिक्वायर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो बेसिकली ये पूछना है कि अगर इस राइस को कवर करना है, पूरा का पूरा इसका जो है हीप है जो, उसको कवर करना है किसी क्लॉथ से, तो ये कितना क्लॉथ लगेगा। मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है। तो कैनवास रिक्वायर्ड is curved surface area which is pi r l, which is pi r l। इसकी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब इसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर है, इसका जो बेस है दैट इज 12 मीटर है, तो स्लैंट हाइट हमको निकालनी पड़ेगी l, which is रूट ऑफ 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, 3.5 का स्क्वायर निकालो, ये L का कैलकुलेशन पहले परफॉर्म करो, और आंसर बताते जाओ। 12.25।
this is 12.25 and this is 144 which is under root 0.25 and यहाँ पे आएगा 6 156.25 और इसका स्क्वायर रूट ये है क्या किसी का स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ये देखना होगा स्क्वायर रूट ये किसी का स्टैंडर्ड है क्या ये 125 का स्क्वायर रूट है दिस इज 125 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स है स्क्वायर रूट के बाहर एक ही डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 12.5 सो स्लैंट हाइट इज 12.5 फाइन ये कैलकुलेशंस करने होंगे यहाँ पे इन्होंने पाई की वैल्यू कितनी पाई कुछ दिया नहीं है 3.14 ही लेना पड़ेगा ओके आगे की सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे